हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। तो आज के इस रीजनिंग की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सेट 2 को, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से होंगे। और इससे पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल पे या ऐप पे जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, कंप्लीट वॉच, पीडीएफ भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पर आपके एग्जाम के लिए और भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर या नोट्स जैसी चीजें। ऐप या वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। और एक बार मैं आप सभी को दिखा दूं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से आपको आज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग अंत तक जुड़कर, अंत तक देखते हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे, उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेट की है क्वेश्चन नंबर 21 से। 21वां जो है ये पहला प्रश्न हो जाएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, यदि शहर को गांव कहा जाए। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, उसमें जरूर आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। शहर को गांव कहा जाए, गांव को जंगल कहा जाए, जंगल को सोफा और सोफा को फ्रिज और फ्रिज को कमरा कहा जाए तो हिरन कहाँ रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप जब इस तरीके से अंडरलाइन किए रहेंगे तो आपको ढूंढना तुरंत आसान हो जाएगा। हिरन कहाँ रहता है तो हिरन जंगल में रहता है। लेकिन जंगल को क्या कहा जाए तो जंगल को सोफा कहा जाए। इस तरीके से आप गेस करेंगे। यहां पर सिर्फ मेरा काम आपको उत्तर बताना नहीं है, उत्तर आप भी जान सकते हैं। यहां पर मेरा काम है आपको किसी भी प्रश्न को कैसे जल्दी से, सही ढंग से, आसान तरीके से कैसे हल किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अब आप सभी लोग बता पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोफा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जिनकी रीजनिंग वीक भी हो वो भी क्वेश्चन करने के एबल या कैपेबल हो पाए, वो भी कर पाए एग्जाम में, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का डर ना लगे। ये अप्रोच से हम लोग इस हर रीजनिंग के सेट को या क्लास को हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क जो है के लिए विकल्प चुनिए। इस तरीके के एग्जाम में आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 144 का जो संबंध 13 से है वही 36 का होगा। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको लगभग 20 तक के स्क्वायर, लगभग 15-20 तक का क्यूब, ये सब याद होना चाहिए, जिससे आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 144 जो है, 144 जो है, ये स्क्वायर है 12 का, यानी 12 का। अगर मैं यहां लिख दूं, ये 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर है तो यहां पर 13 लिखी हुई संख्या है। ये एक रिलेशन दिख रहा है हमें इस क्वेश्चन में। अब 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, तो यानी जो जिस संख्या का स्क्वायर है उसमें एक जोड़ दिया जा रहा है। 12 में एक जोड़ दिया गया तो 13 हो गया, और 6 में एक जोड़ दिया गया। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे, जाहिर सी बात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 7 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। और ये प्रश्न आप सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे। वेन डायग्राम से, वेन आरेख से ये प्रश्न है। शिक्षक, अनुसंधानकर्ता और वैज्ञानिक, ये 3 लोग हैं। इनको दर्शाने के लिए सबसे उचित या अच्छी तरीके से कौन सी आकृति दर्शाती है। 23 का आप सभी लोग जवाब दें और आप प्रयास जरूर करें। जब अलग अलग आइडेंटिटी होती है तो उसके लिए अलग अलग सर्कल होते हैं, कुछ इस तरीके से, जब उनमें कोई संबंध ना हो। और ये जब होगा कि जब दो का एक तरीके का संबंध हो, एक बाकी अलग हो। यहां पे जो तीनों हैं, अगर आप ध्यान से समझें, देखने की कोशिश करेंगे, तो ये तीनों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी ये एक दूसरे से इनका रिलेशन है। कैसे? एक शिक्षक जो होता है वो अगर साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है, तो वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक टीचर भी होता है, क्लास भी लेता है। एक वैज्ञानिक जो होता है वो अनुसंधान करता है, ये भी संबंध है। और एक शिक्षक भी रिसर्च करता है। आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां का टीचर रिसर्च भी करते हैं। यानी ये तीनों जो है ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ये जो गोला है, ये तीनों जो है एक दूसरे से, देखेंगे आप यहां पर तो ये टच हो रहे हैं, और ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इस तरीके से आपको
प्रश्न करना है। एक बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। आंसर करेंगे, यदि किसी माह या महीने का 22वां दिन रविवार था तो उस माह का 13वां दिन कौन सा था। मान लेते हैं कोई एक कैलेंडर, आप मान लीजिए कोई मंथ है, उसकी 22 तारीख को जो है वो संडे पड़ता था। अब उसी महीने में या उसी जो महीना है, जो कैलेंडर हम देख रहे हैं आपको दिखाया जा रहा है, उसमें 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन खूब कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। जल्दी से आप सभी लोग इसका जवाब दें। इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझेंगे हम लोग। पहले आपको यह पता होना चाहिए हर 7 दिन बाद दिन फिर से वही आ जाता है। यानी कि अगर हम 22 तारीख से लें, अगर 22 तारीख को संडे था, रविवार था, तो इसका मतलब है कि अगर +7 करेंगे तो अगला जो 29 तारीख है उसको भी संडे होगा। -7 करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी 15 तारीख को भी संडे है। फिर माइनस करेंगे आप, यानी 7 घटाएंगे तो वो दिन आपको, या 7 बढ़ाएंगे घटाएंगे तो दिन आपको दोबारा आ जाएगा। यही होता है, 7 दिन का आपको एक हफ्ता होता है। इसी तरीके से जब आपको ये पता चल गया कि 15 तारीख को भी संडे था, तो कितना आसान हो गया ये बताना कि 13 तारीख को कौन सा दिन था। तो आप लिख लीजिए 14 और 13। तो आएगा पहले फ्राइडे यानी शुक्रवार, फिर आएगा शनिवार सैटरडे, फिर आएगा संडे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा। और आप जो लोग सही किए हैं वो तारीफ के काबिल हैं कि अच्छा आपने प्रयास कर रहे हैं। आप सब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्रवार। 25वें पे आते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। और आपके सामने ये आपको इमेज दिख रही होगी। यहां पर आप देखिए, मैं एक बार समझा दे रहा हूं। यहाँ पे ये एक सर्कल को काट के यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे हमें इनमें संबंध ढूंढना है। कैसे? 5 4 लिखा है तो 20 9 लिखा है, 3 8 है तो 11 24 है, 9 4 है तो 13, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा वही हमें बताना है। तो जो इनमें संबंध होगा वही इसमें भी अप्लाई होगा, लागू होगा। तो उस पर हम देखेंगे। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करें, प्रयास करें और पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें, तभी आप रीजनिंग को आसानी से कर पाएंगे। 5 और 4 है तो 9 लिखा है, 3 है 8 है 11 लिखा है, 9 है 4 है 13 लिखा है। इससे ये बात तो बहुत ही क्लियरली हो जा रही है कि इन दोनों का जोड़ हो रहा है। यानी जो ऊपर का संख्या है उसको जोड़कर इस साइड, कोने साइड, दाहिने साइड लिख दिया जा रहा है। लेकिन हमें ढूंढना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह, तो हमें ये रिलेशन ढूंढना है कि तो 20 कैसे आ रहा है, 24 कैसे आ रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर लिख रहे हैं या लिखा गया है। यानी इन दोनों का जब गुणा हुआ है तो यहां पर लिख दिया गया है। तो सेम इसी तरीके से 9 और 4 का, 4 या 9 का गुणा होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह जब 36 लिखेंगे तो आपको आपका आंसर भी दिख जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये तरीके हैं प्रश्न को करने के। एक और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26 है। एक्स वाई जेड तीनों मित्र हैं, ये नाम है एक्स वाई जेड। इनमें एक्स की जो उम्र है, अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक्स यहां पर एक इस लाइन, जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले आप इसको पॉज कर लें अभी के लिए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं पॉज करके एक बार अपने से जरूर प्रयास करें। यहां पर आपको हर एक वर्ड को समझते हुए, एक एक लाइन को समझते हुए चलना है, जिससे कि आपका प्रश्न आसानी से आपको समझ में आ जाए। कि 3 दोस्त हैं एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स उम्र में सबसे बड़ा है। अगर ये उम्र में बड़ा है तो इसको हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं। उससे छोटा है वाई, वाई जस्ट नीचे, और उससे छोटा है जेड। यानी इस तरीके से हमने बना दिया। ये उम्र का बढ़ता घटता क्रम है कि सबसे बड़ा एक्स है, वाई है, जेड है। ये लिखा इसी प्रश्न में है। अब यहां पर ये लिखा गया है कि x जो है y से 2 वर्ष और z से 5 वर्ष बड़ा है। तुलना की गई है कि ये जो x है वो कितना बड़ा है y से 2 वर्ष, और यही x जो है ये z से कितना बड़ा है, तो 5 वर्ष। समझते चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे लिखा है वर्तमान में x और z की उम्र का योग, यानी प्रेजेंट टाइम में x और z का जो एज है उसका जोड़ जो है, यानी उनके एज को जोड़ दिया जाए
तो y की 5 वर्ष पूर्व आयु के 3 गुने के बराबर है। यानी जो आज से 5 साल पहले y की एज थी उसका 3 गुना है। अब ये अभी सुनने में ऐसा लग रहा है, इसको करेंगे कैसे उसको ध्यान रखेंगे, उस तरीके पे हम बात करेंगे। यहां पर जब जो सबसे छोटा है उसके एज को x मान लेते हैं, z की एज जो है ये x है। तो y की कितनी हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इससे जो है z जो था वो 5 वर्ष बड़ा था, ये 2 वर्ष, यानी इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो 3 वर्ष का अंतर। ये आपको अपने से सोचना है। अब यहां पर आप y को लिखेंगे कि x+3 यानी z से 3 साल बड़ा। अब z की अब यहां पर x की एज क्या हो जाएगी, तो z से 5 साल सीधे है तो x+5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये आप एक प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। अब यहां पर जो क्वेश्चन में ये कहा गया, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का योग उम्र जो है वो y के 5 साल पूर्व यानी पीछे जाएं आप और उसका 3 गुना करें तो उसके बराबर है। तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी उसको समझेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या करेंगे, x और z को जोड़ देंगे। x और z को जोड़ेंगे तो x+5 हो जाएगा, इज इक्वल टू जो हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अभी प्रेजेंट एज है इससे y में 5 साल पीछे जाना है, x+3 - 5 हो जाएगा। और इसकी 3 गुना है, 3 गुने के बराबर है तो 3 से गुना कर दिए। अब यहां तक आपने अगर कर लिया, ये सक्षम है आप करने में, तो आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पे हो जाएगा 2x+5 इज इक्वल टू, यहां पे आप देखेंगे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x-5 और ये 3 हो जाएगा तो -2 बचेगा और यहां पर मल्टीप्लाई बाई 3 है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x+5 इज इक्वल टू 3x-6। अब आपको इन संख्याओं को इधर उधर करना है जिससे कि ये और सिंप्लीफाई हो जाए। हम इसको भेजेंगे इधर, 3x - 2x हो जाएगा और हम इस तरीके से जब इस 6 माइनस को इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 + 6। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, 3x में से 2x जाएगा, x इज इक्वल टू 11, यानी x की वैल्यू 11 आ गई। इससे पता क्या चलेगा कि हमें ये जो x हमने मान रखा था यही फायदा होता है, हमें पता चल गया इस x की वैल्यू 11 है। अब आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में y की उम्र क्या है, तो वर्तमान में हमने क्या माना था, x+3 यानी x की वैल्यू 11 आई है, इस 11 में हमें 3 जोड़ देना है यहाँ पे जो हमने मान रखा था, तो ये हो जाएगा 14। और इस तरीके से जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आया होगा। अगर आपकी मैथ थोड़ी वीक होगी तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप इसको दोबारा समझने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आते हैं 27वें नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे नीचे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। एफ अक्षर लिखे हुए पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ कौन सा अक्षर लिखा होगा। एक डाइस है, पासा है आप, और इस पासे में अगर आप देख सकते हैं 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। हमसे पूछा गया है कि इस एफ के ऑपोजिट कौन सा, यानी इसके जस्ट पीछे कौन सा लेटर अक्षर होगा। इसको करना कैसे है, करते कैसे हैं, आप एक बार जो लोग जानते हैं इसका जवाब देंगे। यहां पर क्या करते हैं, हमें यह देखना होता है जिन्हें हम ले रहे हैं उनके अलावा जो लेटर प्रिंटेड हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, कॉमन है। तो देखेंगे आप, और 2 कॉमन हो कम से कम, तब ज्यादा आसानी हो जाती है। जैसे बी और यहां पे आप देखेंगे ई, ऊपर ई है, डी ऊपर डी है। इस तरीके से ये हो गया कि इन 2 पासों में, इन 2 डाइस में समानता है। अब आपको डाइस खोलना कैसे सीखते हैं, तो इस तरीके से डाइस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई, बी और डी, और नीचे इसी तरीके से इसको करेंगे तो जो कॉमन होता है, सिमिलर होता है, उसको एक के नीचे एक लिखते हैं। इससे यानी वहीं से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आसानी हो ये बताने में कि इसके विपरीत कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर है। तो ई के बाद हो जाएगा डी, सॉरी यहाँ पे ई हो जाएगा, ई, ई और डी कॉमन है। एक मिनट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि ई और ये डी ये कॉमन हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि
जो ऑपोजिट होगा एफ का वो बी होगा। ये तरीका है जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो तरीका तब होता जब आप सिमिलर नहीं मिलता। यहां पे सिमिलर हो जा रहा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से आप सभी लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दीजिए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको समझ में आया होगा। यहां पर जो कॉमन है उसको आप तुलना कर लीजिए, और जो नहीं कॉमन हो रहा है इसका मतलब ये इसका ऑपोजिट है। ये तभी होता है जब दो पासे, जो दो साइड हैं उसकी, वो सिमिलर हो, एक समान हो। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। ये भी वेन डायग्राम से है, और इस वेन डायग्राम से हमेशा आपके एग्जाम में दो से तीन प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। निम्न वेन चित्रों में किस चित्र द्वारा सीमेंट, घर और सेतु यानी ब्रिज के सही संबंध को चित्रित किया गया है? तो अब आप इसका आंसर करेंगे, आपके पास समय है 4 से 5 सेकंड का, जल्दी से आप इसका आंसर दें। यहां पर यह ध्यान रखना है कि संबंध प्रदर्शित हो कि सीमेंट से घर भी बनता है, सीमेंट से ब्रिज भी बनता है। तो इस तरीके से आप ये सोच सकते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि सर ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक के अंदर एक होता है, जब कोई स्थिति तब होती है। ये तो पहले हट गया, ये भी हट जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इनमें कोई संबंध नहीं है, कोई एक बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं। अब बचता है बी और सी। कंफ्यूजन यहीं पे होगी। कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर ये सीमेंट है, सीमेंट के अंदर घर है, सीमेंट के अंदर सेतु है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सीमेंट से निर्मित है। सीमेंट के साथ और भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। सबसे सटीक जो होगा, सही जो वेन आरेख होगा, वो होगा ऑप्शन सी। बीच में जो है इसको हम मानेंगे सीमेंट, ये घर, एच फॉर हाउस, और ये ब्रिज। यानी सीमेंट से घर भी बनेगा, सीमेंट से ब्रिज भी बनेगा, सीमेंट से आजकल रोड भी बन रही हैं। यानी सब कुछ जो, अगर और कोई चौथी चीज होती तो वो भी इसी तरीके से सर्कल हो जाती। यानी ये सीमेंट से निर्मित है, क्योंकि घर मिट्टी के भी बनते हैं, लकड़ी के भी बनते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल डिनाय हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आते हैं अगले प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही आसान साधारण सा प्रश्न है, और ये आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसको पूर्ण करना है। 30, 100, 180, 270। तो अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा पद होगा, कौन सा टर्म होगा? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको अंतर ढूंढ लेना है। 30 और 100 के बीच का अंतर, 100 और 80 के बीच का, 180 और 270 के बीच का, और इसके आगे का वो इसी से आसानी से आ जाएगा। अगर आप इनमें देखें, इसको मैं ऊपर एरो कर दे रहा हूं, इससे समझने में आसानी होगी और ज्यादा। अब यहाँ पे 30 और 100 के बीच का अंतर 70 है, 70 है। 100 और 180 के बीच का 80 है, 80 है। 180, 270, 90 है। यानी जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 70 था, 80 था, 90 था, अब कितना होगा आगे आकर? 100 होगा। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? तो 270 प्लस 100, 370। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये तरीके हैं। अगला दिशा से प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है। और दिशा का जब भी क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले, एक बार पिछले साल एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो दिशा का कैसे पता चलेगा? तब हमें पता चला कि रीजनिंग कितना वीक हो सकती है। तो उस दिशा के लिए एक, ये जो आपको ये तुरंत बना लेना है आकृति, कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ये जब आप बना लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर दिशा पूछी जाए, प्रारंभिक दूरी पूछी जाएगी तो उसके लिए यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये बना लेना आपको बहुत जरूरी है। अब जैसे जैसे इस प्रश्न में कहा गया है वैसे वैसे हम लोग फॉलो करेंगे। आप में से जो लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, पॉज करके इसको सॉल्व करें और अपना उत्तर मिला सकते हैं। एक आदमी पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ईस्ट, पूर्व दिशा में कितना चलता है? वहां, यहां पे मैं बना दे रहा हूं दूसरे कलर से, जिससे कि समझने में आसानी होगी, कि वो चलता है 2 किलोमीटर। कुछ इस यहां से हम लोग मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है ए, जहां से वो शुरू किया, वो 2 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद वो दक्षिण दिशा की तरफ घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा यानी नीचे की तरफ आएगा। देखिए साउथ इधर है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे दक्षिण दिशा की तरफ आता है, और वो चलता है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर वो पूर्व दिशा की ओर घूमकर 1 किलोमीटर चलता है। पूर्व घूमेगा यानी फिर इस तरीके से जाएगा 1 किलोमीटर। इसके बाद
वो उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में यानी अब ऊपर की तरफ वो जाते हुए 8 किलोमीटर। ये मैं कैसे उत्तर की तरफ ऊपर ले जा रहा हूं, नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 किलोमीटर। अब पूछा क्या है कि अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, यानी जहां से वो शुरू किया था चलना, जो ए पॉइंट है उससे कितना दूर है। अगर मैं इसको एक डॉटेड लाइन से मिला दूं, क्योंकि यही हमसे बताना है, क्योंकि अब यहां पर हमें शॉर्ट यानी कि तो एग्जैक्ट बताना है, ये नहीं कि ऐसे घूम के कितना दूर गया है। ये यहां नहीं पूछा है कि वो कितनी दूरी चला है, वो पूछा है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। तो अब यहां पर आपको एक पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस थ्योरम है, वो लगाना पड़ेगा। इसको आप मिला देंगे अगर, तो ये हो जाएगा टोटल 3 किलोमीटर। और यहां से 8 गया था, 4 यहां तक आने में इसको लगा, यानी बचा जो रिमेनिंग है, यानी जो नई दूरी ये बची, ये 4 किलोमीटर बची। जो ये त्रिभुज बन रहा है इसकी बात हम कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कि जो हाइपोटेनस यानी विकर्ण होता है उसका स्क्वायर बराबर लेंथ, और या आप इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो बेस होती है उसका स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं इसको ज्ञात करने के लिए, उसका एक तरीका है कि ट्रिपलेट्स भी आप याद कर सकते हैं। अगर ये 3 4 है तो ये 5 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी। आते हैं अगले प्रश्न पे। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी लोग करेंगे। संख्या दी गई है 0.01 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। इसको ज्ञात जल्दी से आप सभी लोग करिए और इसका आंसर बताइए। उम्मीद है ध्यान से समझ से करेंगे तो आप इसका जल्दी से आंसर कर पाएंगे, सटीक कर पाएंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको पहले ये करना, सोचना कैसे है उसको जान लीजिए। 0.01 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 का। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये पुराना तरीका है। नया तरीका क्या हो सकता है, अगर हमने 0.01 लिखा है, इसको अगर हम बटे में लिखें तो 1/100 होगा। ये आप मानते हैं? 1/100 हो गया। अब इसी का वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा। 100 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1000। इस तरीके से ये हो जाएगा। 100 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका 10,000 हो जाएगा। 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे 4 जीरो हो जाएगा। अब यहां पर जब 4 जीरो आ जाएगा तो आप इसको डेसिमल में बदल लीजिए कि 1 के आगे जो जो डेसिमल लगेगा वो संख्या के 4 स्थान पे आगे लगेगा। तो एक स्थान 1 रहेगा, 2 3 4, और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर ये वर्ग में है, इसका स्क्वायर होगा। अभी दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो दशमलव के बाद 4 संख्या हो जाएगी, यानी ये घट के या हट के 001 हो जाएगा। समझदारी वैसे भी होती, वैसे करते तो तब भी आपको आंसर मिल जाता। इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। वर्क करते ही वो 4 संख्याओं पे घिसक जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है इसका आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे। लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे। HICD 89, तो यहां क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहां क्या होगा। यहां पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो जिस प्रकार से ये यहाँ पे लेटर्स है, यहाँ पे संख्या है, इसका मतलब है कि इसका संबंध इससे है और इसका संबंध जो क्वेश्चन मार्क है उससे होगा। अगर HI लिखा उसको 89 लिखा जा सकता है, तो CD को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे आप समझ सकते हैं। क्या लिखा जाएगा उसको समझ लीजिए। HI मतलब इसका स्थान जो है अल्फाबेट वाइज में, जैसे आप ABCDEFGHIG, ये हो जाता है 5, पांचवा स्थान है, ये 10वां है। H कौन सा स्थान है, आप H 8वां स्थान है, I 9वां है, तो 8 9 लिखा है। तो CD का क्या होगा, जल्दी से इसका जवाब दें, बहुत आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कर पाएंगे। C का मतलब है तीसरा स्थान अल्फाबेट में, और D का मतलब चौथा, तो 34 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरीके के क्वेश्चन को स्टूडेंट एग्जाम में समझ भी नहीं पाते हैं, जिससे कि गलती होती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, लगभग 5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम। तो आपको समझना है और एक बार आप इसको पॉज करके खुद एक बार आप पढ़ें, फिर मैं इसको रीड करता हूँ। साधारण गुणा के एक प्रश्न में एक बच्चे ने दोनों संख्याओं के अंकों को आपस में उलट दिया, फिर गुणन किया। ये पाया गया कि गुणनफल एकदम सही था। जो वो मूल संख्या का गुणनफल होता है, वे मूल संख्याएं कौन सी हैं? यहां कहने का अर्थ क्या है, एक एग्जाम्पल से मैं अगर बताऊं, मान लीजिए 12 है, 12 से गुणा करना था उस बच्चे को 24 से। तो उसने गलती क्या की है, 12 को 21 लिख दिया है, यानी जो संख्या होती है इसकी अदला बदली कर दी है, और 24 को जो है उसने 42 लिख दिया है। और उसने देखा कि जो संख्या को उलट भी दिया, संख्या का उलटने का मतलब ये नहीं है कि 12 × 5 है तो 5 × 12, ये तो जाहिर सी बात है सेम होगा। अगर संख्या को उलटने का मतलब है कि 12 को 21 समझना और 05 को 50 समझना, ये संख्या को उलटने का मतलब है। और इन दोनों का जब गुणा किया जाए तो जो उसका गुणनफल आ रहा है वो सेम है, यानी मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सारी संख्याओं का गुणा कर करके देख लेना है। इन सारे ऑप्शन में आपके पास पर्याप्त समय रहता है, उसका करेंगे। तो जैसे इसका हम ट्राई करते हैं, ए का 14 मल्टीप्लाई बाई 22 है, और 41 मल्टीप्लाई बाई 22, क्या ये दोनों बराबर होगा? इसका रिजल्ट कभी नहीं, क्योंकि इसको बदल रहे हैं तो 22 ही हो रहा है। हम लेते हैं ऑप्शन बी को, 13 × 62 62, यानी 13 मल्टीप्लाई बाई 62 हम करेंगे तो आएगा 806 806। अब 31 और 26, देखिए संख्या इस तरीके से जब उलट रहे हैं तो ये घट कम हो जा रही है, बढ़ जा रही है, इस तरीके से बैलेंस्ड हो जा रही है, और इसका भी रिजल्ट 806 806 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यहां पर इसको सॉल्व करने से जरूरी था इसको समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे, 34, प्रश्न संख्या 34 है। संख्या दी गई है 8 4 6 1 7 9 5। इसमें पूछा गया है सभी अंकों को बाईं ओर से दाईं ओर अवरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? जल्दी से आप सभी लोग जवाब दें, और जो लोग नहीं जवाब दे पा रहे हैं या इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद पढ़कर देख सकते हैं पॉज करके, वो समझने का प्रयास करेंगे। 84617925 कहा गया है कि अंकों को बाईं तरफ, बाईं का मतलब ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, यहां से अवरोही क्रम में लगाकर, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटता हुआ क्रम। अब हम लगाएंगे, उसको कैसे लगाएंगे? अब इसी में से 9 जो है, 9 को पहले लिखेंगे, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये घटता हुआ क्रम में आप देख पा रहे होंगे, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित हुआ है, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे अगर हम कहें कि नीचे से पीछे से दूसरे स्थान पे 2 था, तो जो नया हम क्रम लिखे उसमें भी 2 है, सिर्फ यही संख्या दिख रही है। इस प्रकार हम कहेंगे कि एक ऐसा स्थान है जो अपरिवर्तित है, वो 2 वाला है, यानी एक ही ऐसा स्थान दिख रहा है, यानी एक ही ऐसी सिमिलरिटी दिख रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एक। तो राइट आंसर आप इस तरीके से इसको करेंगे, उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक पर्वतरोही ने, मैथ्स का बेसिक सा क्वेश्चन है, एक पर्वतरोही ने अपने जीवन का 1/4 हिस्सा जो है वो बढ़ई यानी कारपेंटर के रूप में, 1/5 हिस्सा जो है नायक एक्टर के रूप में, 1/3 जो है वो डायरेक्टर के रूप में उसने बिताए हैं, और उसके बाद भी 13 वर्ष वो बूढ़े लोगों की संस्था में बिताए हैं। पर्वतरोही की वर्तमान आयु क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये जो बटे में दिया होता है, अगर आप में से जो भी इसको आप प्रयास करना चाहें, पॉज करके इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं। और जो लोग चाहे तो आप अभी भी आंसर बता सकते हैं लाइव भी। यहां पर आपको ये जानना है कि 1/4 1/5 1/3, पहले हमें इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि आप इसका एलसीएम देखें, एलसीएम क्या होगा? 4 5 और 3।
4 5 3 का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। यानी एक ऐसी संख्या, या तो अगर कभी कभी एलसीएम ना हो तो ऐसी संख्या हो जिसमें 4 से भी भाग हो जाए, 5 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए। ऐसे सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में 60 ही दिख रहा है। और अगर आपको ये भी सर्टिफाई करना हो कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि इसको हम प्रूव करें कि कैसे यही सही है, 60 कैसे सही होगा, तो इसका भी तरीका है। आप जब इसमें भाग देंगे तो 4 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 15। यानी वो अपने जीवन का बढ़ई के रूप में 15 वर्ष उसने व्यतीत किया है। नायक के रूप में आप इसमें करके देखिए, 5 का भाग दीजिए आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऊपर 12 हो जाएगा। फिर इसको इसमें भाग दीजिए 20, 20 का एक में मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। 15 वर्ष वो बढ़ई के रूप में कार्य करता है, नायक के रूप में 12 वर्ष, और 20 वर्ष जो है वो प्रबंधक के रूप में। ये आप जोड़ेंगे हो जाएगा 47, और जो 13 साल है वो बूढ़े लोगों की संस्था में उसने बिताए हैं, तो ये हो जाएगा 60 ईयर। उसकी वर्तमान आयु 60 वर्ष होगी, 60 साल होगी। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। यहां पर आपको बताना है, इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ेंगे। अंकित बलवंत से अधिक धनी है। अंकित जो है किससे धनी है? तो बलवंत से। उसके बाद है, पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। चेतन जो है अंकित से अधिक धनी है, यानी अंकित से भी अधिक धनी कोई है, वो है चेतन। फिर दिनेश जो है चेतन से अधिक धनी है, यानी अमीर है, तो दिनेश। उसके बाद समीर इन सब में सबसे धनी है, यानी इससे भी धनी है समीर। कभी कभी ये तो बेसिक सा हो गया है, कभी कभी थोड़ा सा इसमें मुश्किल भी करता है। आपसे पूछा गया है इस प्रश्न पे कि इनमें से सबसे कम धन किसके पास है, या जो सबसे कम धनी हो। तो आप इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक धनी समीर है, उससे नीचे दिनेश, चेतन, अंकित, उससे सबसे नीचे बलवंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत हो जाएगा। ऑप्शन आप यहां देख लेंगे, ऑप्शन ए में बलवंत दिया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले सेकेंड हाफ के आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से पढ़ने वाला 7वां अक्षर होगा। कहने का अर्थ यह है, जो हम ABCD A to Z लिखते हैं तो इसमें टोटल 26 लेटर होते हैं। अब इसको 20 से डिवाइड कर दें तो यहां पर M और N में बट जाएगा 13 लेटर। 13 और 13 यहां पे लिखा है, सेकेंड हाफ को उल्टा कर दीजिए, यानी NOPQR से Z तक जो संख्या है, जो लेटर आते हैं, इनको उल्टा लिख दीजिए, Z से लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं इसको, यहां पे आप लिख लीजिए Z हो जाएगा, जिस तरीके से बोला गया है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, NOPQRSTUVWXYZ। अब यहां पर आपसे पूछा गया है दाएं से पढ़ने वाला 7वां अक्षर। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड। अब यहां पर देखेंगे NO, पहला, आप इसको काउंट कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां अक्षर। 7वां अक्षर आ रहा है T, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहां पे ध्यान ये देना है कि हमने जब आपको सॉल्व करा दिया तब आपको आसान लग रहा है। इस क्वेश्चन को समझना है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो सेकेंड हाफ, यहाँ पे फर्स्ट हाफ लिख देता तो हम M से लिखते। कैसे लिखते? फिर हम M उल्टा लिखते, AB to M आते। तो ये ध्यान रखना है, ये आप कर लेंगे, समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत आसान और स्कोरिंग हो जाएगा। और आपको बता दें, रीजनिंग एक ऐसा विषय है कि वो आपको टॉप करा सकता है, क्योंकि इसमें आपके जो क्वेश्चन सही हैं कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, कोई डाउट नहीं, अगर आपको तरीके पता है। निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन करिए। यहां पर जो लेटर नहीं दिया गया, यहां पर क्या होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है, सीरीज से है, अल्फाबेट सीरीज है। उम्मीद है आप सभी लोग इसको पॉज करके इसका आंसर करेंगे। यहां पे देखना है कि सबके, जब इस तरीके का क्वेश्चन आया आपके सामने, तो आप पहले देखिए कि जो सबका फर्स्ट लेटर है, क्या इनमें कोई रिलेशन बन रहा है। फिर सेकंड में देखिए, फिर थर्ड में। तो ए के बाद B C D E आता है, यहां पे F लिखा है।
एफ के बाद GH GHI आता है। फिर इसके बाद इसमें हम लोग पहले एक बार फिर से मैं इसको कर दूं, यहाँ पे हम लोग पहले CF और I की तुलना करेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं तो देखिए C और F के बीच में कितने लेटर हैं, तो ABC के बाद DE, यानी 2 लेटर बाद, यानी इसको हम कहेंगे +3 हो रहा है। F के बाद GHI आ जा रहा है +3। इसी तरीके से HI के बाद JK क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। +3 करेंगे तो L आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो इसमें से अब आपके सामने ऑप्शन है, आप इससे भी आंसर को गेस कर सकते हैं। जल्दी से आप सभी लोग गेस करेंगे। अब L वाले जो शुरुआत वाले हैं वो हैं C या D, इन दोनों को हम हटा देंगे, ये नहीं होंगे। अब देखेंगे A और D के बीच क्या रिलेशन है, तो सेम वही ABCD +3 हो रहा है। तो G के बाद GHI के बाद J होगा और LJ आ गया, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन मैच कर गया दैट विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 39 है। नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको रिलेशन बताना है। जो पहले का संबंध है वही दूसरे का होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना है कि किसका संबंध समय से है और फिर थर्मामीटर का किससे संबंध है। तो पहली बात, थर्मामीटर का संबंध ऊर्जा से नहीं होता है, हम इसको हटा देंगे। उष्मा से नहीं है। अब बचता है तापमान से। आपको पता है टेम्परेचर मापने के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है थर्मामीटर, तो बी या सी होगा। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, जो समय को मापता हो। तो समय किससे मापा जाता है, घड़ी से, और थर्मामीटर तापमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिन भी लोगों ने सही बताया बहुत अच्छा। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पक्षी का जो संबंध जो मछली से है वही हवाई जहाज का होगा। तो आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका बहुत ही एक लॉजिक ढूंढ लीजिए। लॉजिक ये हो जाएगा कि पक्षी जो है वो हवा में रहती है, उड़ती है। मछली जो है वो जल में। हवाई जहाज जो है हवा में। तो जल में कौन है, तो नौका या नाव या पानी की जहाज, कुछ भी लिखा होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहां पर ये सेट खत्म होता है। और आपने देखा होगा कि इस 20 क्वेश्चन के इस सेट में हम लोगों ने कितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, अलग अलग तरीके मेथड से मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सारे तरीके समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर आपको आगे और भी क्लासेस चाहिए रीजनिंग की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक ऐप विजिट नहीं किया है, आपको हेल्प चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो जरूर विजिट करें। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।